गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन गिवन इन इनकम टैक्स फॉर अ पर्सन, राइट। सो जो पर्सन की डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में गिवन है। सो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल मीन्स एनी नेचुरल ह्यूमन बीइंग। नेचुरल ह्यूमन बीइंग मीन्स कि विथ और हु आर मेड अप ऑफ ब्लड एंड बोन। Natural human beings, whether a male person or a female person, whether a minor or a major, will be a part of this definition. So individual, person includes every individual, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो माइनर पर्सन हो, चाहे वो मेजर पर्सन हो, तो वो आपके पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे एज एन इंडिविजुअल। लाइक देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। अगर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसमें एक कर्ता है जो मेन हेड होता है और बाकी को पार्टनर्स होते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ को भी हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं इनकम टैक्स लॉ में, राइट। लाइक कोई किसी भी फैमिली का एक ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस है और वो हिंदू फैमिली उसको कैरी कर रही है, तो वो जो ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस वो हिंदू फैमिली कर रही है वो हमारी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। देन नेक्स्ट इज कंपनी। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी और जिसको हमने इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में क्रिएट किया है, उनको भी हम एज अ पर्सन इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स डेफिनेशन में, राइट। सो जैसे रिलायंस लिमिटेड है, नंदा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, सिस्को है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी जो हैं वो भी हमारी जो है पर्सन एज अ पर्सन जो है हम लोग उनको इनकम टैक्स में लेते हैं। देन फर्म। फर्म means the association of persons which are registered under Partnership Act 1932। जो भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो भी हमारी पर्सन काउंट होती हैं इनकम टैक्स लॉ में। और यहाँ पर एक पॉइंट हमने याद रखना है कि फर्म के साथ साथ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स जो हैं वो भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। एक फर्म में और एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस ये है कि फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वेयर एज द पार्टनर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स उनकी लाइबिलिटी उनके शेयर तक लिमिटेड हो जाती है, राइट। सो जो भी फर्म्स हैं कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है, राइट। देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब कुछ लोग मिलकर अपनी कोई एसोसिएशन बना लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्हेन पर्सन्स कंबाइन टुगेदर टू कैरी ऑन अ जॉइंट एंटरप्राइज, तो वो जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं वो भी हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। जैसे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, राइट, मार्कफेड है, हाउसफेड है, तो ये सारी हमारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आ जाती हैं जो मिलकर काम करती हैं। देन आगे हमारे पास बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कोलेक्टिवली कॉल्ड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। देन लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, ये लोकल अथॉरिटीज़ है। ग्राम पंचायत होगी, म्यूनसिपैलिटी होगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होगी, तो ये लोकल अथॉरिटीज़ को भी हम पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स होते हैं जो एक स्पेशल एक्ट या लेजिस्लेचर्स के साथ आप फॉर्मुलेट करते हो, एस्टैब्लिश करते हो,
ठीक है, जो एक स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे मैंने लिख दिया GNA यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स हैं विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड अ बॉडी हैविंग द जुडिस्टिक पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन. तो दीज आर सम persons which are included for the definition of person. So we will make the quick revision. Person includes an individual like Ram, Sham, Mohan, Sohan, Sabha, anyone. Then Hindu undivided family, Karta and co-partners. Then company, artificial person having the separate legal entity. Then firm, both the partnership firm and limited liability partnership firms, right? Then association of persons working for a group or for a society, body of individuals. Then local authorities and artificial judicial persons जो एक special act of legislature में established होती हैं. So these are the persons included for the definition of person given under section 2 subsection 31 of Income Tax Act. So the next definition that we will discuss is about the assessee. पर्सन और assessee में क्या फ़र्क है कि पर्सन जो है एवरी इंडिविजुअल, एवरी HUF, लेकिन assessee वही पर्सन बनता है जिसकी इनकम को हम असेस कर रहे हैं या जिसकी इनकम के ऊपर हम टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि जिसके लिए आप कोई प्रोसीडिंग्स को अप्लाई कर रहे हो, राइट? समझ आइए आपको बात. पर्सन और असेसी, पर्सन में आप हर एक बंदे को ले लेते हो. फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं एवरीवन विल बी इंक्लूडेड एज अ इंडिविजुअल इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. लेकिन असेसी में सिर्फ वही स्टूडेंट को इंक्लूड करेंगे, उसी इंडिविजुअल को इंक्लूड करेंगे जो जिसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि जिसकी इनकम को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? So assessee is defined under section 2 subsection 7. Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable. जो कोई भी amount of tax पे कर रहा है या payable to him है, ठीक है, payable by him है, वो assessee में आएगा. So assessees को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं. फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारे रेगुलर असेसीज, या आप इनको ऑर्डिनरी असेसी भी बोल सकते हो. सेकंड इज डीम्ड टू बी एन असेसी एंड थर्ड वन इज असेसी इन डिफॉल्ट. सो हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी असेसी. ऑर्डिनरी असेसी मीन्स अ पर्सन जिसकी इनकम के लिए आपने असेसमेंट किया है, जिसकी इनकम के ऊपर आपने टैक्स को कैलकुलेट किया है, जो अपनी रिटर्न को फाइल करेगा, जो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर पेनल्टी पे करेगा, जो टैक्स को पे करेगा, और इन केस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्सेस जिसको रिफंड मिलेगा, राइट? सो ऑर्डिनरी असेसी मीन्स कोई भी पर्सन जिसकी इनकम को हम असेस कर रहे हैं, जिसकी इनकम को हम असेस करने के लिए इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं, who is liable to pay tax or is paying tax, who is liable to file the return or is filing the return, who is liable to pay the interest or penalties in case of non-filing of return, and who is entitled to receive the refund. इनको आप ऑर्डिनरी असेसी में इंक्लूड करोगे. मतलब एक पर्सन जो अपने लिए काम कर रहा है, आप उसको जो है एज अ ऑर्डिनरी असेसी जो है वो लोगे, right? We are going to start with the new topic, that is the basic concepts. So ordinary assessee, I hope clear to everyone. So ordinary assessee में आप एक पर्सन को ले रहे हो जिसके अगेंस्ट आप इनकम टैक्स प्रोविजंस को प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स को अप्लाई कर रहे हो, who is required to file the return, who is required to pay the interest और penalty अगर उसने टैक्स पे नहीं किया या उसने रिटर्न फाइल नहीं की, and who is entitled to refund of the tax.
नेक्स्ट आता है हमारे पास असेसी इन डिफ़ॉल्ट, और उससे पहले हमारे पास था आपका डीम्ड असेसी, राइट। सो डीम्ड असेसी के केस में आप लेते हो, डीम्ड टू बी एन असेसी के केस में हम लोग लेते हैं लाइक पर्सन जो अपने बिहाफ पे टैक्स पे नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी और के बिहाफ पर टैक्स को पे कर रहा है, राइट। सो हम एक असेसी इन डिफ़ॉल्ट किसको लेते हैं, या डीम्ड असेसी हम किसको लेते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव असेसी हम किसको लेते हैं, हु इज़ नॉट ओनली लाइबल फॉर हिज ओन इनकम बट ऑल्सो इनकम और लॉस ऑफ द अदर पर्सन। कैसे, अब देखो कोई एक माइनर पर्सन है, उसका एक गार्जियन है, माइनर पर्सन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, लेकिन माइनर पर्सन अभी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, तो उसका गार्जियन माइनर पर्सन की इनकम के लिए रिटर्न फाइलिंग करता है, तो वो आ जाएगा, वो जो गार्जियन है ही इज़ कॉल्ड एज डीम्ड असेसी। या आप ऐसे भी ले सकते हो कि एक पर्सन है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, लेकिन उसका बिजनेस जो है वो इंडिया में है, इंडिया में वो अपने बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी से बहुत सारी इनकम्स को अर्न करता है, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का जो एक गार्जियन बनाया वो उस पर्सन के बिहाफ पर रिटर्न फाइलिंग कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, सो दोज आर नोन एज द डीम्ड असेसी। इन केस a deceased person who dies after writing his will, the executor of the property of the deceased are deemed to be assessee। अब एक बंदा है वो मर गया और उसने अपनी विल लिख दी, तो उसने जिसके नाम पर विल लिखी है वो बंदा उस डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी पे टैक्सेस पे करेगा, तो वो जो पर्सन है वो डीम्ड असेसी होगा, राइट। सेम केस में अगर कोई माइनर है, कोई लुनेटिक है, कोई इडियट पर्सन है हैविंग इनकम टैक्सेबल अंडर द एक्ट, तो उसके जो गार्जियंस हैं वो डीम्ड एन असेसी होंगे, राइट। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। फर्स्ट हमने किया ऑर्डिनरी असेसी। ऑर्डिनरी असेसी में पर्सन अपनी इनकम को असेस करेगा और उसके ऊपर टैक्सेस को पे करेगा, अपनी रिटर्न फाइल करेगा, अपना ही इंटरेस्ट और पेनल्टीज को पे करेगा, और इन केस रिफंड अगर ड्यू होगा तो ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ टैक्स। डीम्ड असेसी के केस में जो असेसी है वो अपनी इनकम के साथ साथ एक दूसरे पर्सन की इनकम या लॉस के लिए भी लाइबल होता है। जब बोल सकते हो कि वो किसी और पर्सन का एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करता है, जैसे हमने डिसीज्ड पर्सन के केस में उसके एग्जीक्यूटर्स ले लिए, हमने लुनेटिक पर्सन के केस में या माइनर पर्सन के केस में उसका गार्जियन ले लिया, तो वो जो गार्जियन है या जो एग्जीक्यूटर है दे आर कॉल्ड एज अ डीम्ड असेसी, right? And the third category of assessee as per section 2 subsection 7 is assessee in default. If any person fails to fulfill his statutory obligation, he is deemed to be an assessee in default. कैसे? एक एम्प्लॉयर है, जब वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, he is required to deduct the taxes at the time of पेमेंट ऑफ सैलरीज, और वो जो अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करेगा उसको वो अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन अगर इन केस वो ऐसा नहीं करता, टैक्स डिडक्टेड सोर्स नहीं करता, या जो टैक्स डिडक्ट कर लिया उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करता, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एन असेसी इन डिफॉल्ट, राइट। फॉर इन टूडेज लेक्चर वी डिड टू डेफिनेशन, वन इज द assessee as per section 2 subsection 7 and the second one is person section 2 subsection 31। पर्सन में हम लोग ईच एंड एवरी पर्सन को इंक्लूड करते हैं, लेकिन असेसी में हम लोग सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं जिनके ऊपर आप इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए प्रोसीडिंग्स को अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो विद दिस आई एम गोइंग टू लीव द लेक्चर। Thank you so much. In case of any query, you can contact me at my phone number 7696886880. Thank you.